अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के साथ हम हाज़िर हैं और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बात हम करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से स्टार्ट लेंगे, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ चुके हैं और उसके बाद कई तरह की बातें की जा रही हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब को लाकर वापस लाकर लंदन से यहाँ पर ड्राई क्लीन किया गया है ताकि उनको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सके। एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है ये काम हमारे यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट ही करती है। कोई आम आदमी, आम पॉलिटिशियन में तो इतनी हिम्मत या इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी को निकाल सके प्राइम मिनिस्टरशिप से या किसी को ला सके। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि जब इमरान खान साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर लाया गया था तो नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से निकाला गया, जिस पे वो बार-बार कहते रहे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद इमरान खान साहब आए और इमरान खान साहब के बाद इमरान खान साहब के साथ भी वही कुछ हुआ जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ था। अब नवाज़ शरीफ साहब को 4 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान वापस लाया गया है और अब कहा ये जा रहा है कि जी उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। आसिफ अली जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका उनको बहुत उम्मीद थी कि शायद जो अगली बारी आएगी, अगली बारी फिर जरदारी। जी हाँ, अगली बारी उनका ख्याल था कि जो नेक्स्ट टर्न आएगी वो उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की आएगी, जो कि इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत लोगों को यकीन था, मुझ समेत बहुत से लोग यही समझ रहे थे कि शायद अब बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एक बार फिर कामयाब हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को राजी करने के लिए, और वो फोर्थ टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हर सीट्स जो है वो पता लग गया लोगों को मतलब जो कहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मालूम हो चुका है कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही हैं। एक नौटंकी होती है, एक तमाशा होता है पाकिस्तान में इलेक्शन। अदरवाइज तो इलेक्शन से पहले ही सबको पता है कि किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आ रहा है और किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जी इलेक्शन कराना बंद कर दीजिए। इलेक्शन पे अपना पैसा और लोगों का टाइम ज़ाया ना किया जाए। आप अनाउंस कर दीजिए, आप अनाउंस कर दीजिए से मेरा मतलब है कि जो एस्टेब्लिशमेंट जो लाती है और प्राइम मिनिस्टर बनाती है या हटाती है, वो एक बार अनाउंस कर दे कि जी कल से ये प्राइम मिनिस्टर है और ये मिनिस्टर्स हैं और जी ये कैबिनेट तैयार हो गई। उससे होगा ये कि लोग जो बेचारे लाइनों में लगते हैं, जाके वोट डालते हैं, उनका ख्याल होता है कि शायद वोट से कोई आएगा तो वो उनकी जो गलतफ़हमी, खुशफ़हमी है, वो ख़त्म हो सके। इसलिए कि ना तो नवाज शरीफ साहब कभी वोट से आए थे, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सहारे आए हैं, और ना ही इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को तो लोग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तक कहा करते थे, सॉरी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तक कहा करते थे। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो खैर पाकिस्तान में शायद कभी कोई आया ही नहीं। मगर हम आपको ये भी बताते चले कि जी अब इमरान खान साहब जो कि इस वक्त जेल में हैं, उनको बहुत शिकायत है। उनका कहना ये है कि उनके बेटों से उनकी हर वीक बात कराई जाए। जी हाँ, उनके 2 बेटे जो लंदन में रहते हैं, इमरान खान का कहना है कि वीकली उनके बेटों से उनकी बात कराई जाए। तो खान साहब ज़रा बेटी से भी बात कर लेते तो अच्छा था। कहते हैं बेटियाँ बहुत ख़्याल करती हैं अपने जो जिसके भी, यानी कि जितनी भी बेटियाँ दुनिया में हैं, वो अपने बाप का बहुत ज़्यादा ख़्याल करती हैं और फादर्स के साथ बड़ी क्लोज़ होती हैं और उनके बड़े नखरे उठाए जाते हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब की बेटी बेचारी मुझे लगता है बड़ी बदकिस्मत है कि इमरान खान साहब उसको कभी बेटी भी नहीं कहते और जो उन्होंने रिक्वेस्ट दी है अदालत को, वो भी सिर्फ़ बेटों से बात करने के लिए। खैर खान साहब का ज़ाती मामला है, लेकिन बहरहाल लोग ये भी कहते हैं कि जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं, तो फिर आपकी कोई बात भी पर्सनल नहीं रहती। ख़ैर हम ये बताते चलें, इमरान खान साहब का कहना ये है कि उनको घर का खाना नहीं दिया जा रहा। खान साहब को इस बात पे बहुत शिकायत है, वो कह रहे हैं कि उनका खाना घर से आना चाहिए, जिसकी उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही, और जेल में उन्हें स्लो पॉइज़निंग दिए के तरीके से जी मारने की कोशिश की जा रही है। ये भी इमरान खान का कहना है कि जी स्लो पॉइज़निंग देकर उनको जो है मारा जा रहा है, ये मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ख़ैर ये बात में कहाँ तक सच्चाई है, ये तो ख़ैर इमरान खान साहब के लॉयर्स ही बता सकते हैं, या फिर वो लोग बता सकते हैं जिनके ऊपर इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बात हम कर रहे थे आपसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके फादर आसिफ अली ज़रदारी की। आसिफ अली ज़रदारी साहब जी बहुत अपसेट हैं, उनका कहना ये है कि इस बार जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो नहीं मानेंगे। जी हाँ, नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूँगा।
ये कहना है जी आसिफ अली जरदारी का। एक स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी साहब की ये आई है कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को इस बार नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ अभी तक किसी किस्म के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, उनके साथ उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। और उनका ये भी कहना है कि जी क्योंकि बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से पीएमएलएन के खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एक रीजन ये भी बताया जा रहा है जिसकी वजह से नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब जो है आपस में बात नहीं की। कुछ टाइम पहले इमरान खान को निकालने के वक्त ये दोनों पार्टीज आपस में मिल गई थी, और इमरान खान को निकालने के बाद ये पार्टीज एक बार फिर अलग अलग हो गई हैं, और दोनों अलग अलग तरह की ही स्टेटमेंट्स जो है वो दे रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि जितने भी लीडर जेल में हैं उनको जेल से बाहर आ जाना चाहिए, और इलेक्शन से पहले उन सबको हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है लेकिन इमरान खान नहीं। इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे, और इलेक्शन के दौरान भी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में ही रहेंगे। ये कहना है जी जो आजकल के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल हक काकड़ साहब का। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जी जो इमरान खान की पार्टी का एक डेलीगेशन गया था उनसे मौलाना फजलुर रहमान से मिलने, तो कहा कि जी हम तो वैसे ही मिलने के लिए गए थे। लेकिन मौलाना साहब का कहना ये है कि उनकी पार्टी के लोग मौलाना साहब के पास आकर एनआरओ मांग रहे थे, और मौलाना साहब का कहना ये है कि वो इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कल आपके लोग मुझसे एनआरओ मांगने के लिए आए थे, और इमरान खान आपके लिए जिन लोगों ने मुझे एनआरओ के लिए बार बार कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने कल आपके वफ्द को कहा कि फजल रहमान न एनआरओ देगा और न इमरान खान को एनआरओ देगा। जी, तो ये थे मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे थे कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ये और बात है कि जो लोग इमरान खान के साथी या इमरान खान की पार्टी के लोग या इमरान खान के हमदर्द जो मिलने गए थे मौलाना फजलुर रहमान से, उनकी ये बड़ी बड़ी फोटोज जो हैं वो सोशल मीडिया पे ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाई जा रही हैं। तो इसलिए अगर मौलाना साहब नाम नहीं भी बताएंगे तब भी सभी को मालूम है कि कौन कौन गया था और किस किस ने जाकर ये कोशिश की कि किसी तरीके से मौलाना साहब के जरिए ही सही लेकिन इमरान खान साहब को जो है जेल से बाहर निकाल लिया जाए। हम बात करेंगे इमरान खान के ही एक और साथी फैसल वाउडा साहब की। फैसल वाउडा साहब जो हैं जी पहले वो जो है वो बने जी सेनेटर बने, और अब उसके साथ साथ इमरान खान की पार्टी की तरफ से मिनिस्टर भी बने, और फिर पता लगा कि जो उन्होंने ये कहा था कि जी वो डुअल नेशनल नहीं है, वो उनका हलफ जो था वो झूठा साबित हुआ, तो इसलिए वो उनको बाहर निकाल दिया गया पार्लियामेंट से भी और सेनेट से भी। और लेकिन खैर उस पे वो घबराए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग तो आपको जितने भी जो नजर आते हैं पार्लियामेंट के अंदर उनमें से ज्यादातर ऐसे ही हैं जो डुअल नेशनल है और उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप रखें या निकालें, लेकिन बहरहाल सियासत उन्होंने करनी है। तो जी जो फैसल वाउडा साहब है उनका भी यही कहना है कि जी मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहा, मैं हाथ उठाकर बाहर नहीं निकला, और इसीलिए कि मैं 9 मई के वाक़े की मजम्मत करता हूँ, मैं उसूल की सियासत पर निकला हूँ। उनका कहना ये है यानी कि फैसल वाउडा साहब का कि जो भी हाथ उठा के बाहर निकला है, जो भी यानी कि जिसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और एजेंसीज उठा के ले गई हैं और 9th बाहर आके उन्होंने 9 मई की मजम्मत की है, उन लोगों की तरह जो है फैसल वाउडा साहब का कहना है कि वो बिहेव नहीं करेंगे, और साथ ही उनका ये कि उसूलों की सियासत करने निकले हैं। तो फैसल वाउडा साहब अगर आप उसूलों की ही सियासत करने निकले हैं तो आपको याद होगा कि आपने झूठा हलफनामा जमा कराया था, आपने झूठ बोला था कि आप डुअल नेशनल नहीं हैं और आप डुअल नेशनल निकले थे। इसके अलावा तकरीबन 5 या 6 साल पहले जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त भी आपके ऊपर इल्जामात थे और आपने मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम था, और ये कहा गया था कि आपने अपने नौकर के नाम पे जो है करोड़ों रुपए जो है वो ट्रांसफर किए, और उसके ऊपर जो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे एक मीडिया साथी हैं फखर दुरानी,
जी हाँ, उनकी रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट के ऊपर उस वक़्त मैं टीवी चैनल पे काम कर रही थी, मैंने वो रिपोर्ट चलाई भी थी और उसके ऊपर फ़खर दुरानी जो थे, उन्होंने जी उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से जो है आपने ये सारे कार्रवाई की है। वो यकीनन वो वीडियोज़ जो हैं वो आज भी सोशल मीडिया पर होंगी और बात है कि उसके बाद मेरा शो बंद कर दिया गया था। 2 वीक्स मैंने आराम सुकून से हॉलिडेज़ बनाई थी। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की बात की जाए तो टीवी चैनल वाले कहते हैं चलो निकलो फुटो। तो बिल्कुल जी वही हुआ था लेकिन फैसल बाउडा साहब का भी ये कहना है कि जी मैं उसूलों की सियासत करूँगा। कमाल है भाई मतलब कुछ भी कहते हैं और उसके बाद कुछ भी करते हैं। ख़ैर हम आगे बढ़े हम आपको ये बताएँ शेख रशीद साहब जी चिल्ला काट के वापस आ चुके हैं और बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि जी चिल्ला काटना क्या होता है? जी चिल्ला काटना ये होता है कि कोई आदमी अकेला किसी कमरे में बैठ जाए और वहाँ बैठ के इबादत करे 40 डेज़ जहाँ तक मुझे पता है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर मैं गलत बता रही हूँ तो कोई भी मेरी मुझे करेक्शन कर सकता है। तो मैंने तो यही सुना कि जी वो चिल्ला काटने पे गए का मतलब ये होता है कि कोई एक बंद कमरे में बैठ जाए, किसी से बात ना करे, किसी से मिले-जुले नहीं, बस वहीं पे रहे, खाया-पिया और वहाँ पे इबादत करता रहे 40 डेज़ तो उसको चिल्ला काटना कहते हैं मेरे ख्याल से। वैसे और भी चिल्ला काटने के और भी कई मतलब होते हैं और लेकिन वो ख़ैर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी। मगर ये कि शेख रशीद साहब जी 40 डेज़ का चिल्ला काट के वापस आ गए। अब उनका कहना ये है कि जी वो फ़ौज के साथ खड़े हैं और फ़ौज ज़िंदाबाद, बिल्कुल। और इसके साथ-साथ उन्होंने अपने जो भाई के बेटे हैं उनके, उनको जी अडॉप्ट कर लिया है। अडॉप्ट तो ख़ैर पहले भी किया हुआ था इसलिए कि वो उनकी पार्टी को चला रहे थे और इनके साथ-साथ दिखाई देते थे। लेकिन शेख साहब ने अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अनाउंस कर दिया, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, मीडिया के सामने बता दिया कि जी उन्होंने अपने भतीजे को यानी भाई के बेटे को अपना बेटा बना लिया है। सुन लेते हैं ज़रा शेख साहब क्या कह रहे हैं। मैं राशिद शफीक के साथ ये वीडियो पैगाम जारी कर रहा हूँ। आज से मैं राशिद शफीक को मैं लवारस आदमी हूँ अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं और हम 9 मई के वाक़े की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं और मैं ये वाज़ेह ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी ना पैदा हो क्योंकि मैं दोनों नशिस्तों से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और राशिद शफीक इसका एक हिस्सा है और मेरे साथ है। जी, तो ये थे शेख रशीद साहब और उन्होंने अपने भतीजे राशिद शफ़ीक को अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि जी वो दोनों सीटों से अपने इलेक्शन लड़ेंगे। कलम दवात जो उनका इंतखाबी निशान है उसके ऊपर और राशिद शफ़ीक उनके साथ-साथ रहेंगे। ख़ैर ये तो थे शेख रशीद साहब और जब से शेख साहब वापस आए हैं वैसे इमरान खान के ऊपर भी कुछ अजीब-अजीब स्टेटमेंट देते रहते हैं मगर ये ज़रूर है कि उन्होंने जो दावे किए थे कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेंगे वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। तो जी वो सारी चीज़ें तो मेरा ख़्याल है कि कहीं भूल-भाल गए हैं और अब शेख साहब जो हैं उन्होंने एक यू टर्न मारा है और उस यू टर्न के बाद जो है जो कि ज़ाहिर है मारना पड़ता है, आपको पता है ना जब हमारी एजेंसीज़ ले जाती हैं या हमारे भाई लोग ले जाते हैं तो उसके बाद न जाने क्या खिलाते-पिलाते हैं कि जो बाहर आता है वो नारे लगाता हुए वापस आता है। खैर, शेख साहब से भी हमें इसी तरह की उम्मीद थी जिस पे वो पूरे उतरे हैं। बात हम करेंगे जी जो आजकल हमारे चीफ जस्टिस हैं, जी हाँ, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा। जी हाँ, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में जनरल ज़ियाउल हक जो कि एक डिक्टेटर था जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, जो कि जिसने पाकिस्तान को धकेला अफ़गान वॉर में और जिसने पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद लोगों का हुजूम बना के छोड़ा। जी हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि गलत हुई और ख़राब इस वक़्त पाकिस्तान में नज़र आती हैं उनको लाने वाला जो है वो यकीनन जनरल ज़ियाउल हक है। और जी हाँ, बिल्कुल और उसके साथ-साथ ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ। 11 साल डिक्टेटरशिप रही इसकी और इसने ज़बरदस्ती जो है कब्ज़ा किया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट हटा के और उसके ऊपर ज़बरदस्ती ये सदर बना था यानी का कहना ये था कि या तो आप मेरे साथ हैं यानी अगर इसके साथ नहीं हैं तो फिर आप मतलब इस्लाम से बाहर हैं या इसने बहुत ज़्यादा मज़हब का चूरन बेचा। तो जी इसका बेटा जो है इस आदमी की वैसे मैं बता दूँ ज़ियाउल हक की मेरे इतनी टके की इज़्ज़त नहीं करती मैं। ख़ैर मैं आपको ये बता दूँ कि जी उसके बाद कई बार हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे
اور بہت فیوریٹ پینلسٹ آیا کرتے تھے اور جرنلسٹ آیا کرتے تھے، طارق فتح صاحب، جنہوں نے کہا کہ جی، جن کا یہ کہنا تھا طارق صاحب کا کہ جی آم چوری کرتے ہوئے پلین کریش ہو گیا. تو خیر وہ آم کی پیٹیوں میں جو کچھ تھا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. خیر میں بات کر رہی تھی اعجاز الحق کی. اعجاز الحق کا ایک کیس چل رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں. وہاں پر جی کھڑے ہو کر جو ہے اعجاز الحق کا یہ کہنا تھا کہ جی میرا باپ جو ہے وہ ملک کا صدر تھا. انہوں نے یہ بات کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں. اور میرا خیال ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت میں رسپیکٹ کرتی ہوں، اور بہت زبردست انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی ضیاء الحق کو وہ کبھی بھی پاکستان کا صدر نہیں مانتے، اور اعجاز الحق سے انہوں نے کہا کہ آئندہ ان کی عدالت میں جو ہے ضیاء الحق کو صدر نہ پکارا جائے. اس کے اوپر جی اعجاز الحق صاحب کے جو لائر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، پاکستان کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی وہ سب کچھ ضیاء الحق نے خود لکھا تھا. اب ایک آدمی جو ہے آ کے زبردستی جو ہے وہ تخت کے اوپر قبضہ کر لے اور اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کر دے تو اس کا تو خیر کچھ کیا نہیں جا سکتا. بہرحال 11 سال پاکستان کے 11 سال جو تھے اس میں اس آدمی نے ضیاء الحق نے جو نقصان پہنچایا پاکستان کو وہ آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. بلکہ اسی وجہ سے بہت سی چیزیں ہمارے یہاں جو ہیں وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ مذہبی جنونی لوگ جو نکلے ہیں اور اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. ہم نے تو یہ تک سنا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جب ٹی وی چینلز پہ کوئی ڈرامہ آتا تھا، یعنی ٹی وی پلے آتا تھا یا نیوز ریڈر آتی تھی تو ان کو کہا تھا جی سر سے دوپٹہ نہیں ہلنا چاہیے. تو اگر کوئی سوتے سے بھی اٹھتا تھا تو اس سے سر پہ دوپٹہ لیا ہوتا تھا. تو اس قسم کی باتیں بھی تھی. اور اگر کوئی بہن بھائی بھی ساتھ جا رہے ہیں، کوئی کزن ساتھ جا رہے ہیں، کوئی دوست گاڑی میں جو ہے وہ لڑکا لڑکی کہیں جا رہے ہیں، انہیں روک روک کے کہا جاتا تھا جی نکاح نامہ دکھاؤ. اسی قسم کی کئی زہریلی باتیں جو تھیں اور کئی بکواس چیزیں جس وقت پاکستان میں دیکھتے ہیں. یہ جو مدرسوں کا سلسلہ ہے اور یہ جو ملاؤں کا سلسلہ ہے اور یہ جو ایک اسلام کا پرچم لے کے ہر طرف چل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مار کاٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی افغان وار، یہ جو امریکہ کے ذریعے جو افغان وار جو چلی تھی اس کا حصہ جو پاکستان بنا ہے وہ بھی ضیاء الحق کے دور میں بنا ہے. ضیاء الحق نے ہی شروع کیا تھا کہ ڈالر پکڑ رہے ہیں اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. وہ خیر وہ شرف تک گیا. لیکن ابھی بھی شاید چل ہی رہا ہوتا، لیکن وہ تو پتہ نہیں امریکنز کو کیا سوجی کہ انہوں نے کہا بس بہت ہو گئی اب ہم جا رہے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں تو جو آ رہا تھا وہ ڈالر پکڑ رہا تھا. لیکن بہرحال اس سب کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا یہ سب کچھ وہ ضیاء الحق نے شروع کیا تھا. اور اب ضیاء الحق کا بیٹا جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ جی ان کا باپ جو تھا وہ صدر تھا ملک کا. اور اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک کرارا جواب کہ آئندہ ان کی عدالت میں ضیاء الحق کو صدر نہ پکارا جائے اور وہ ضیاء الحق کو صدر نہیں مانتے. خیر یہ بات بہت اچھی کی جسٹس صاحب نے، اور میرا خیال ہے کہ اسی کے اوپر جو ہے ان کو قائم رہنا چاہیے. اور آئی ہوپ کہ اعجاز الحق صاحب کو بھی تھوڑی عقل آ گئی ہوگی اور بلکہ عقل ٹھکانے لگ گئی ہوگی. مگر خیر دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے سلسلہ چلتا ہے اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے نیوز کے ساتھ. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. پھر ملتے ہیں. تھینک یو.